स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने मेटल्स की जो नेचर है ऑक्साइड्स का, उसके बारे में डिस्कस किया है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन को डिस्कस किया, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड। अब आप देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर एक aqua regia नाम के रिएजेंट की बात की गई है। तो यू शुड नो aqua regia। ये आपकी बुक में येलो बॉक्स में गिवन है, ध्यान रखिएगा। aqua regia जो है इट इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, लैटिन में इसको कहा जाता है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर कहते हैं। एंड इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ hydrochloric acid and nitric acid in the ratio 3:1 by volume। ये आपका एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का, जिसमें 3 पार्ट्स जो है वो किसके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और 1 पार्ट इज ऑफ नाइट्रिक एसिड। इट इज अ वेरी कोरोसिव इन नेचर। ये आपका एक बहुत ही कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है, जैसे आपकी बुक में मेंशन भी किया गया है, हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज द रिएजेंट इन विच यू कैन से द मेटल्स विच वी से दैट दे आर वेरी लेस रिएक्टिव और विच डोंट रिएक्ट, which are found free in nature like gold and platinum, which are not reacted by any substance. Even when we react gold with concentrated HCl or gold with concentrated nitric acid, ठीक है, तो आपके these metals they don't react, ये metals आपके react नहीं करते हैं। तो ये जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, इसके अंदर लेकिन जब हम इन मेटल्स को पुट डाउन करते हैं दे गेट डिसॉल्व। ये रिएजेंट उनको भी डिसॉल्व कर लेता है। तो इसमें होता क्या है, व्हाई दिस मिक्सचर इज एबल टू डिसॉल्व। ये मिक्सचर क्यों इन मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि दिस मिक्सचर फॉर्म्स अ नेसेंट क्लोरीन। ये मिक्सचर आपका नेसेंट क्लोरीन प्रोवाइड करता है। 3 पार्ट्स आपके ये है, 1 पार्ट HNO3 का है। तो जब ये डिसॉल्व होता है तो इट फॉर्म्स नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस वी गेट क्लोरीन। दिस इज कॉल्ड नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन का मतलब है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और यू कैन से विच इज बॉर्न एट प्रेजेंट, जैसे अभी हमने मिक्स किया उसी टाइम जो बनी है क्लोरीन। और यू कैन से द क्लोरीन विच इज इन एटॉमिक स्टेट, ये एटॉमिक स्टेट है इसकी, ठीक है। और जब एटॉमिक स्टेट में होते हैं तो दिस इज मोर रिएक्टिव, ये बहुत ही रिएक्टिव हो जाती है। और आपका जो गोल्ड है वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो आपका ऑरिक क्लोराइड बन जाता है। और इसी तरीके से प्लैटिनम पे इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और आपका प्लैटिनिक क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द रिएक्शन विच टेक प्लेस। ये जो है रिएक्शन की वजह से ड्यू टू दी, इसकी वजह से ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन विच इज फॉर्म्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इट रिएक्ट विद द गोल्ड एंड द प्लैटिनम। वो गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्ट कर जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। आपके जो मेटल्स हैं, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है कि आपके जो मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशंस जो होते हैं दूसरे मेटल सॉल्ट्स के उनके साथ। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। तो सेम थिंग इज हियर, वही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो हियर इट इज टेकन, यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो आपकी बात की जा रही है रिएक्शन,
हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो यहाँ पर जनरली वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस किया गया है, इसको डिस्कस किया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 1। तो यहाँ पर उसने एक एक्टिविटी जो है 3.12 है, सेम एक्टिविटी आपने वहां पर फर्स्ट चैप्टर में भी की थी। तो यहाँ पर उसने आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया है बुक के अंदर, उसने कहा है कि आप 2 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट सोल्यूशन को लेना है। और आप क्या करेंगे फिर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को लिया है उसके अंदर आप एक आयरन नेल, जिसको आप सैंड पेपर से क्लीन करके हैंग कर देंगे, थ्रेड बांध के टाई अप करके उसको हैंग करेंगे सोल्यूशन के अंदर। और जो आपका दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने फेरस सल्फेट सोल्यूशन को लिया है, उसमें आप एक कॉपर वायर को क्लीन करके सैंड पेपर से रब करके उसको हैंग कर देंगे एंड लीव दीज टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम। और कुछ देर के लिए आप लगभग 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही उसको रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि व्हाट हैपेंस। तो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सपोज कीजिए टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल को, सोल्यूशन है ये, इसके अंदर आपने आयरन नेल को पुट किया था। और जो टेस्ट ट्यूब बी है सपोज कीजिए, उसमें आपने फेरस सल्फेट सोल्यूशन के अंदर कॉपर वायर को पुट किया था। तो कहता है कि ऑब्जर्व, आफ्टर हम 20-25 मिनट्स के बाद इन टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं। तो दिस इज ब्लू इन कलर, ये आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ये आपका लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ब्लू कलर जो है इट गेट डिसअपियर, वो फेड हो गया है, जबकि जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है जिसमें फेरस सल्फेट सोल्यूशन था, जिसमें कॉपर वायर को रखा गया था, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नजर नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या था, ब्लू कलर गेट फेड्स अवे। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सोल्यूशन, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है। तो लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन क्यों बनता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन से आपका जो है वो सोल्यूशन जो है अब वो क्या हो जाता है, आफ्टर 20-25 मिनट्स इट बिकम ग्रीन इन कलर, ब्लू कलर डिसअपेयर हो गया होता है। और आपको कुछ जो आयरन नेल है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट नजर आएगी, दैट इज ऑफ कॉपर। वो किसकी होगी, कॉपर की। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, those chemical reaction in which more active or reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो मोर रिएक्टिव है, तो अभी हमने क्योंकि रिएक्शंस पढ़ी थी तो हमने वहां पर आयरन और कॉपर को स्टडी किया था, तो आपने उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी देखी थी, वाटर के साथ भी, एसिड के साथ। तो आयरन रिएक्ट कर रहा था लेकिन कॉपर ऑलमोस्ट रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो इट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव होने की वजह से उसने क्या किया, ये जो लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर है, इसका ये जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसमें से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है। और इसकी जगह खुद आ गया फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ, और कॉपर जो आयंस थे वो क्या बना देंगे, कॉपर, सॉलिड कॉपर में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज जो कॉपर आयन होंगे यहाँ से दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे एंड गेट रिड्यूस टू कॉपर मेटल, और वो कॉपर मेटल में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और जो ब्लू कलर भी होता है वो ध्यान रखिए, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कॉपर आयंस। कॉपर आयंस जो इसमें प्रेजेंट है उनकी वजह से ये ब्लू कलर होता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, वो लेस रिएक्टिव होता है। और वी कैन से दो रिएक्शंस, हम ये भी कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस करता है,
वो आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो आप देखेंगे कि जनरली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं दे आर गिवन बाय आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड शो करते हैं इन रिएक्शंस को। जब हम आयनिक कंपाउंड्स के क्या लेते हैं, सॉल्यूशंस, जैसे उसमें लिखा है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के जो सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं जनरली वो शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दीज आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शन के अंदर जनरली कलर चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शंस होती है इनके अंदर समटाइम्स कई बार जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आपकी जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, वो आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, आप देख रहे हैं ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है आपका इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि जो आपका एक एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, सिर्फ कॉपर इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय ओनली वन अनदर एलिमेंट दैट इज आयरन। आयरन जो है वो एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। तो आपकी बहुत सारी रिएक्शंस जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी कि कैसे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स जो है वो डिस्प्लेस करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने लगभग डिस्कस किया हुआ है बहुत सारी रिएक्शंस को। सबसे पहले तो आपने यही पढ़ा है कि जो मेटल्स जो हम पढ़ रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं, इसके अलावा जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, जो हमने अभी मेटल्स की रिएक्शंस पढ़ी, metals when they react with water or metals when they react with acids. These are also kinds of displacement reaction. In chemical reactions के अंदर क्या था कि जो हाइड्रोजन है that is being displaced by metals, वहां पर आपका जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस किया जा रहा था। जैसे सबसे पहली जो रिएक्शन थी आपकी जो चैप्टर 1 में एक्टिविटी 1.3 है, सबसे पहले एसिड बेसिस में भी आपकी इस रिएक्शन का जिक्र हुआ है कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसके अंदर एसिड्स को ऐड करते हैं, तो आप Zn+H2SO4 करते हो, तो क्या हो रहा है, जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसके अंदर, एसिड के अंदर प्रेजेंट है। तो Zn+H2SO4 किया था आपने, तो आप लोगों को क्या मिला, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो आपकी हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाटर के अंदर भी आपने स्टडी की। जब आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे आपकी सबसे सिंपल रिएक्शन जो है वाटर के साथ होती है, सोडियम प्लस वाटर कर रहे हो Na+H2O। तो सोडियम मेटल जो है वो क्या कर रहा है, वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaH बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, कई बार आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हम कह रहे हैं कि दे ऑलवेज जनरली आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है दे टेक प्लेस इन aqueous सॉल्यूशंस। तो aqueous सॉल्यूशंस में होती हैं, जो मेटल्स हैं उनके सॉल्यूशंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसे होती हैं, जो आपके सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में भी होती है। जैसे आपके when metals they react with metal oxides, जब आपके metals जो है metal oxides के साथ react करते हैं, ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने देखी है होंगी। इसमें सबसे जो कॉमन रिएक्शन है मेटल की मेटल ऑक्साइड्स के साथ, वो हम अभी आपकी क्योंकि सिलेबस में वो थोड़ा कट गया है, लेकिन उस बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर आयरन का जो ऑक्साइड होता है दैट इज रिएक्टेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर। हम उसमें एल्यूमिनियम पाउडर के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। तो आपकी जो थर्माइट रिएक्शन है, आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3, एल्यूमिनियम पाउडर। तो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम जो है इट इज बीइंग मोर रिएक्टिव। आपका एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव, वो क्या करेगा आपका हीट करने पे। अब ध्यान रखना इस थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्यूमिनियम पाउडर को रिएक्ट करवाते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ,
एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो इट विल रिप्लेस आयरन फ्रॉम दिस ऑक्साइड, आयरन को उसके ऑक्साइड में से हटा देगा एंड यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन मेटल। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, हम जब इसको हीट करते हैं तब होती है रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन ध्यान रखिएगा जो इग्निशन प्रोवाइड की जाती है, जो हीट प्रोवाइड की जाती है इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, दैट इज बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके उस से जो हीट प्रोवाइड होती है उसका इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। हमारा ये हो जाएगा 2Al, बैलेंस करके देख लीजिएगा, 2Al O3 Fe2 2Fe। अब क्योंकि आपकी ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है कि हमें इस केस के अंदर जो मेटल्स प्रोवाइड होते हैं दे आर ऑलवेज इन दी मोल्टन स्टेट, ये मोल्टन स्टेट में प्रोवाइड होती है, लिक्विड स्टेट होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको थर्माइट वेल्डिंग में यूज किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग में ये होता है कि हमारे जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, हैवी आयरन आर्टिकल्स, जैसे बहुत मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, अगर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं तो हम उतनी भारी मशीन्स को या रेलवे ट्रैक को उठा के इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उन क्रैक्स को क्या करते हैं हम, ये जो मोल्टन आयरन हमें प्रोवाइड होता है इस रिएक्शन से, उस गैप्स के अंदर, उन क्रैक्स के अंदर हम इसको फिल करते हैं और इसी को हम थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थी। अब इसमें ये भी ध्यान रखना, सिर्फ आपके मेटल्स ही नहीं, हम नॉन मेटल के केस में भी इसको देख लेंगे, आपके जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ऑल्सो एबल टू डिस्प्लेस द, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को। तो ये रिएक्शन हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की देखेंगे उसके अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप इसके नीचे देखेंगे, उसने दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर उसने डिस्कस किया है किसको, रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस किया है, जो हम ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक सीरीज बनी हुई है टेबल 3.2 के अंतर्गत आप देख रहे हैं, एक लंबी चौड़ी सीरीज है मेटल्स की। तो इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स, ये आपकी सीरीज है किसकी, मेटल्स की सीरीज होती है, ठीक है। अब ये सीरीज क्यों बनाई गई है, हमने अभी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और हमने क्या देखा, जब हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखे तो हमने देखा कि कुछ मेटल्स बहुत ही हाईली रिएक्टिव थे, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव थे, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि जो मेटल्स है उनकी एक सीरीज बनाते हैं। तो द सीरीज जो है, इस सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच द मेटल्स दे आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल कॉलम, ये एक सीरीज है मेटल्स की जिसके अंतर्गत मेटल्स जो है एक वर्टिकल कॉलम के अंतर्गत अरेंज किए जाते हैं, एंड मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अंतर्गत जो मोर रिएक्टिव मेटल है, यानी जो मेटल्स है दे आर प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनकी ऑर्डर जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आप देख रहे हैं पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, इस तरह के। इसमें आप कुछ और मेटल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पोटेशियम सोडियम के बाद बेरियम नहीं है तो बेरियम ऐड कर सकते हैं। फिर आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद आयरन है, आयरन के बाद आप निकल है, जैसे निकल के बाद आपका टिन है, लेड है, आपका लेड के नीचे हाइड्रोजन है। आप देख रहे हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है। तो ये ध्यान रखिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन है दैट हैज बीन टेकन एज अ रेफरेंस और स्टैंडर्ड। इस सीरीज के लिए जो रेफरेंस या स्टैंडर्ड लिया गया है वो हाइड्रोजन को लिया गया है। अब हाइड्रोजन को क्यों चूज किया गया है ये ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि हम हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड की तरह यूज क्यों कर रहे हैं, वो भी किसके अंतर्गत, जो सीरीज है मेटल्स की जिसमें हम मेटल्स को प्लेस किया गया है, तो उसके अंदर एक नॉन मेटल को क्यों प्लेस किया गया। तो हम हाइड्रोजन को इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन एक नॉन मेटल
ये एक ऐसा एलिमेंट है विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन लाइक मेटल्स, जो मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस कैटायंस फॉर्म कर सकता है, प्रोटॉन जिसे कहते हैं, या H पॉजिटिव आयन जिसे आप हाइड्रोजन आयन कहते हैं। एंड लाइक नॉन मेटल इट कैन ऑल्सो गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन विच वी कॉल्ड अनायन, जिसे हम अनायन कहते हैं। ठीक है, और जो अनायन होता है H माइनस, आपको ध्यान होगा, जिसे हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि वी ऑल्सो कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स विद हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के साथ इन मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। तो आप जनरली देखेंगे कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स प्लेस्ड हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स प्लेस किए गए हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि दे आर एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रीडली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। जो एलिमेंट आपका, यानी जो मेटल बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उतना ही वो आपका मेटल जो होगा इट विल रिएक्ट मोर रीडली, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। और जितना ही आपका मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज देर से करेगा, मतलब उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, तो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा। जो आपके मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत, वो आपके जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दे आर नॉट एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। हाइड्रोजन उनके कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसलिए वो नीचे प्लेस्ड है और इसलिए वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब आपने जो ध्यान रखना है कि आपका जो हाइड्रोजन है इसके बारे में हो गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज को देखते रहिए, आपकी बुक में जो दे रखी है, तो आप देखेंगे कि जितने भी मेटल्स, दोज मेटल्स विच आर प्लेस्ड एट द टॉप, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, वो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। एंड दोज मेटल्स विच आर प्लेस्ड एट द बॉटम, बॉटम में आप देख रहे हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये आपके जो मेटल्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। एंड दे आर जनरली फाउंड इन, ये जनरली आपके पाए जाते हैं इसके अंतर्गत नेचर के अंदर, ये फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में मिलेंगे आपको। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे नेचर के अंतर्गत। इसके अलावा आप देख रहे हैं दोस्त, ये बता ही दिया वैसे भी, दोज मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड द डाइल्यूट एसिड। वाटर और डाइल्यूट एसिड में से वो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन के। एंड दोज मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है, ठीक है, जैसे आपका कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, दीज आर प्लेस्ड बिलो, तो दे कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड द एसिड्स। वो वाटर और एसिड में से हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा द मेटल विच इज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज पोटेशियम, सोडियम है, कैल्शियम है, आपके they can displace the metal which are placed in the lower position in the reactivity series. जैसे हम लेते हैं सोडियम एंड कैल्शियम, तो सोडियम is more reactive than calcium and it can replace sodium from calcium from its compound or from its solution. ठीक है, तो वो आपका more reactive हो जाएगा। तो this is all about your reactivity series. ये आपकी reactivity series थी। Now we have completed the chemical properties of metals. In next lecture we will discuss some chemical properties of non-metals. हम कुछ properties देखेंगे, chemical properties इनकी non-metals की।